नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइस, आज हम यूथ कंपटीशन बुक में संकलित भारतीय एवं पाश्चात्य सिद्धांत का यह चौथा भाग लेकर आए हैं, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनबीएस, DSSB आदि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि अगले सेशन में हम एक अलग एनर्जी के साथ आपके सामने उपस्थित हों। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न 101। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचन कोय। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति बताना है। इसमें एक कबीरदास का दोहा है, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयुक्त दोहा कबीरदास का है। इस दोहे में व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा देख लेते हैं। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ में भिन्न अर्थ प्रतीत हो उसे व्यंजना कहते हैं, या अन्यार्थ या विशेषार्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। चलिए अब देखते हैं अभिधा शब्द शक्ति। जहाँ शब्द का समान अर्थ ग्रहण किया जाए अभिधा शब्द शक्ति होती है। ये शब्द शक्ति का प्रथम पड़ाव होता है। इसे मुख्यार्थ या वाच्यार्थ भी कहते हैं। उदाहरण जैसे राम जाता है। और चलिए अब देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। अभिधा में बाधा अर्थात जो अर्थ अभिधा द्वारा न प्राप्त होकर घुमाकर प्रकट किया जाए, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण गंगा में गांव है। शब्द शक्तियों का परिचय देते हुए देव ने लिखा है। चलिए देखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लेन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नमीन। ये देव कवि ने शब्द शक्तियों का परिचय देते हुए इन्होंने कहा। चलिए अगला प्रश्न है 102। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य की ये परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी है? इनमें से ये आचार्य चिंतामणि ने दी है। विकल्प सी सही है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य की ये परिभाषा आचार्य चिंतामणि ने दी है। आचार्य चिंतामणि ने काव्य का उक्त लक्षण अपने ग्रंथ कवि कुलकल्पत्रु में दिया है। कुलपति मिश्र का कथन है, दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। ये कुलपति मिश्र ने दिया है अपना कथन। चलिए अगला भिखारी दास का है। रस कविता को अंग है, भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग दूषण करे करुपत। ये भिखारी दास का है। श्रीपति का देख लेते हैं। यद्यपि दोष बिन गुण सहित अलंकार सोलीन, कविता बनता छवि नहीं, रस बिन तदप प्रवीण। ये श्रीपति का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 103। मुख्यात बाधे तदोके रूढ़ितो अर्थम, प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार ये कथन मम्मट का है। विकल्प डी से ये मम्मट। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुख्यार्थ बाधे तदोके रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार मम्मट हैं। जहाँ मुख्यार्थ में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के साथ अन्वित में
व्यवधान हो वहाँ रूढ़िगत अथवा विशेष प्रयोजन के प्रतिपादन के लिए मुख्यार्थ से संबंध किसी अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। शब्द की वो शक्ति जिसमें रूढ़ि अथवा प्रयोजन शब्द का मुख्यार्थ बाधित होता है किंतु उसी से संबंध अन्य अर्थ प्रकाशित होता है, लक्षण कहलाती है। कुंतक अभिधावादी आचार्य थे। इनकी एकमात्र रचना वक्रोक्ति जीवितम है। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक की, जो अधूरी ही उपलब्ध है। आनंदवर्धन अगला फैक्ट है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनकी कृति है ध्वन्यालोक, जो कि प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 104, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है, उस कथन को बताना है। इनमें से इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, ये विकल्प असत्य है तथा इसका उत्तर विकल्प बी सही होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें सभी रस प्रधान रूप में होते हैं, ये कथन महाकाव्य के लक्षणों के विषय में असत्य है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जिसमें सर्गों का निबंधन हो, श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान या अंगी हो तथा अन्य सभी रस रूप गौण या सहायक पूरक हों, उसमें सब नाटक संधियाँ हों, आरंभ में नमस्कार, आशीर्वाद, वस्तु निर्देश होता है तथा चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक का परिणाम होता है, वहाँ महाकाव्य कहलाता है, वो महाकाव्य कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 105, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? इसमें पुनरुक्ति काव्य दोष है। इसमें पुनरुक्ति दोष है, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, दिए गए वाक्य में पुनरुक्ति काव्य दोष है। पुनरुक्त दोष अर्थ के अंतर्गत आता है। जहां अर्थ की पुनरुक्ति हो, अर्थात एक ही बात को दो अलग अलग अर्थ शब्दों के माध्यम से कहा जाए, वहां पुनरुक्ति अर्थ काव्य दोष होता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं। आचार्यों ने काव्य दोष के प्रकार अपने अपने मतानुसार अलग अलग बताए हैं। चलिए देखते हैं। भरत मुनि ने 10 आचार्य वामन ने 20, मम्मट ने 3, तो विश्वनाथ ने 70 काव्य दोष बताए हैं। समानता दोष 3 प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष, ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 106, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? इसमें अभिधा की सबसे पहले हुआ करती है, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। काव्य शास्त्र में शब्द की अर्थबोधक शक्ति अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना 3 मानी गई है। अभिधा शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। चलिए अगला प्रश्न 107 है, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सूर्य अस्त हो गया वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। सूर्य अस्त हो गया, इस वाक्य के सुनने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति इसे भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करता है। अभिधा व लक्षण के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। व्यंजना के भी 2 भेद होते हैं। शाब्दी व्यंजना शब्द पर आधारित व्यंजना को शाब्दी व्यंजना कहते हैं, और दूसरा है आर्थी व्यंजना, अर्थ पर आधारित व्यंजना को आर्थी व्यंजना कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वो तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर में कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। ये पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। चलिए देखते हैं। इसमें अभिधा शब्द शक्ति है, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, पंक्ति में अभिधा शब्द शक्ति है। साक्षात संकेतित अर्थ यानी कि मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें प्रथमा या अग्रिमा शब्द शक्ति भी कहते हैं। इसे प्रथमा या अग्रिमा शब्द शक्ति भी कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ अभिधा शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये 3 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है,
नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं, नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसके रचयिता हैं भरत मुनि, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि हैं। इनका समय है द्वितीय शती माना जाता है। अगला प्रश्न 110, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्ट लोलट का है। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है, ये भट्ट लोलट का है। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। आचार्य भरत मुनि के रसूल विभावा अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्र निष्पत्ति में आए संयोग एवं निष्पत्ति की व्याख्या उत्पत्ति या आरोपवाद सिद्धांत से करने वाले आचार्य भट्ट लोलट हैं। ये रससूत्र के प्रथम व्याख्याकार भी हैं। इनका दार्शनिक आधार मीमांस दर्शन है। भट्ट लोलट का दार्शनिक आधार मीमांस दर्शन है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित महाकाव्य के संबंध में दिए गए कथनों से असत्य कथन को पहचानिए। इसमें असत्य कथन को पहचानना है। इसमें दिया हुआ है संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। ये गलत है। इसमें संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक यानी कि शुरुआत से लास्ट तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। ये गलत है। तो अतः इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। महाकाव्य के संबंध में ये कथन आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, ये असंगत है। शेष सभी कथन महाकाव्य के विषय में संगत है। चलिए प्रश्न 112 देखते हैं। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद व उपभेद माने हैं? कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद व उपभेद माने हैं? इसका उत्तर होगा कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद व 41 उपभेद माने हैं। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वक्रोक्ति इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कुंतक। इनका समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम, ये कुंतक का ग्रंथ है। वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को इन्होंने काव्य की आत्मा कहा है। सॉरी दोस्तों। वक्रोक्ति के 6 भेद, वक्रोक्ति को 6 प्रमुख भेद तथा 41 उपभेद कुंतक ने माना है, जो कि इस प्रकार 6 भेद: वर्ण विन्यास वक्रता, नंबर 2 पद पूर्वार्ध वक्रता, नंबर 3 पद परार्ध वक्रता, नंबर 4 वाक्य वक्रता, नंबर 5 प्रकरण वक्रता, नंबर 6 प्रबंध वक्रता। ये सभी 6 उपभेद हैं वक्रोक्ति के। चलिए अगला प्रश्न 113, केवल मनोरंजन न कर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है? ये उक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा अभिव्यक्त की गई है। विकल्प सी सही है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, यह उक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। भारत भारती की रचना 1912 ईस्वी में की है। इस रचना के प्रकाशित होने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि भारत भारती, जो कि 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, तब इनको महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस रचना में वाच्य विशेष अपने अविधेय अर्थ को गौण बनाकर काव्यार्थ व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं, वो ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में यह वाक्य किसका है? ध्वनि के संबंध में यह वाक्य आनंदवर्धन का है, जो कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, आनंदवर्धन। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। ध्वनि के संबंध में उपर्युक्त कथन आनंदवर्धन का है। ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना आनंदवर्धन ने की है। इसकी रचना ध्वन्यालोक की रचना आनंदवर्धन ने की है। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है। ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने कहा है? आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 115, शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द या
साधारण, प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति जो साधारण या प्रचलित मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। विकल्प सी सही है। चलिए, शब्द शक्तियाँ 3 मानी गई हैं। अभिधा लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 116 नंबर। जहाँ वाच्यार्थ काम करे और न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जहाँ वाच्यार्थ, जहाँ ना वाचार्थ काम करे ना लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और ना ही तत्व संबंधित विशेष अर्थ, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा से मुख्य अर्थ का बोध होता है। अभिधा शब्द शक्ति से मुख्य अर्थ का बोध होता है। लक्षणा से मुख्य अर्थ से संबंध लक्ष्यार्थ का, लेकिन व्यंजना से ना तो मुख्यार्थ से का बोध होता है ना लक्ष्यार्थ का, बल्कि इन दोनों से भिन्न अर्थ व्यंग्यार्थ का बोध होता है। अगला फैक्ट है, व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जब अभिधा और लक्षणा अर्थ व्यक्त करने में असमर्थ हो जाती है तब व्यंजना शब्द शक्ति काव्य के पीछे दिए हुए व्यंग्यार्थ का बोध कराती है। व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ या सूच्यार्थ या प्रतीचमानार्थ आदि भी कहा जाता है। चलिए 117 नंबर प्रश्न। किस आचार्य ने दृष्ट, प्रीति और अदृष्ट या कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है? इस प्रश्न का उत्तर होगा वामन ने दृष्ट या प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है। वामन ने। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य वामन ने दृष्टि, प्रीति, अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है, जबकि आचार्य कुंतक ने चतुर्वर्ग फल, प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, परम आह्लाद, आचार्य दंडी ने ज्ञान एवं यश प्राप्ति को और रुद्रट ने धर्म, कीर्ति, अनर्थापस्य अर्थ एवं सुख प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना है। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना और उद्देश्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं का नंबर। कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। इसमें कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, इसमें न्यून पदत्व दोष है। इसमें न्यून पदत्व दोष है। और दूसरा है लंपटी, दूसरा है कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, इसमें न्यून पदत्व दोष है। और लंपटी पुष्प पराग रच शनि श्वेद मकरंद, लपटी पुष्प पराग रच शनि श्वेद मकरंद, इसमें दोष है। इसमें अधिक पदत्व दोष है। इसमें अधिक पदत्व दोष है। अगला है ग नंबर। विश्व में मिलते नहीं वीर भीम समान के। विश्व में मिलते नहीं वीर भीम समान के, इसमें दोष है। इसमें आक्रमत दोष है। इसमें अक्रमत दोष है। घ नंबर। नृप मोह को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, इसमें दोष है। दुष्क्रमत। इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4-3-2-1 4-3-4-3-2-1। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प बी 4-3-2-1 विकल्प बी सही होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ परिभाषाएं दी हुई हैं। न्यून पदत्व दोष, जिस काव्य रचना में किसी शब्द या पद की कमी रह जाए या शब्द को बाहर से जोड़ने की आवश्यकता पड़े वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। और चलिए अधिक पदत्व दोष, जहाँ काव्य में आवश्यकता से अधिक पदों का प्रयोग हो जाता है वहाँ अधिक पदत्व दोष माना जाता है। आक्रमत दोष, जहाँ व्याकरण की दृष्टि से पदों का क्रम सही नहीं हो वहाँ आक्रमत दोष होता है। और दुष्क्रमत्व दोष, जहाँ शास्त्र अथवा लोक मान्यता के अनुसार
दो का क्रम नहीं हो वहाँ दुष्क्रमत काव्य दोष होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। 119 माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। इसमें माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। चलिए देखते हैं। माधुर्य गुण का उदाहरण दे की सुदामा की दीन दशा करुणा कर के करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नयनन के जाल सो पग धोए। विकल्प सी। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी में माधुर्य गुण नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दे की सुदामा की दीन दशा करुणा कर के करुणा निधि रोए। उपर्युक्त पंक्तियों में माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। माधुर्य गुण की परिभाषा देखते हैं। माधुर्य शब्द का अर्थ मधुरता। इस प्रकार जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है उसको माधुर्य गुण कहते हैं। इसमें टा वर्ग यानी कि मूर्धन टा वर्ग तथा लंबे सामासिक पदों का प्रयोग नहीं किया जाता है। माधुर्य गुण वैदर्भी रीत से संबंधित है। चित द्रवी भाव में अलादो माधुर मुच्यते ये विश्वनाथ का कथन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 120 भट्टौत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। इनमें से कौन सा सही है? भट्टौत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। ये विकल्प ए सही है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता भट्टौत का है अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा ये अभिनव गुप्त का है। क्षण स्वरूप हर्षोत्थ्य प्रज्ञान प्रतिभा कवि ये महिम भट्ट का कथन है। चलिए अगला फैक्ट। भट्टौत ने नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है। भट्टौत ने नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है। चलिए अगला फैक्ट। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य हेतु 3 भेद बताए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास। इनमें प्रतिभा सर्वप्रमुख है काव्य हेतु जिसे कवित्व का बीज माना जाता है। प्रतिभा को कवित्व का बीज माना जाता है। चलिए अगला फैक्ट। आचार्य भामा ने काव्य अलंकार में भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने इनकी रचना है काव्य अलंकार में कवि की प्रतिभा को काव्य का सृजन का मूल हेतु माना है। चलिए अगला प्रश्न 121 आचार और काव्य प्रयोजन का सुमेलित नहीं है। आचार और काव्य प्रयोजन का सुमेलन नहीं है। इसमें से कीर्ति व प्रीति जो कि विश्वनाथ इनमें से आचार और काव्य प्रयोजन का सुमेलन नहीं है। विकल्प डी सही है इसका उत्तर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कीर्ति व प्रीति विश्वनाथ काव्य प्रयोजन व आचार का गलत सुमेलन है। एक तरफ आचार है उनके काव्य प्रयोजन है। चलिए देखते हैं। भोज का है काव्य प्रयोजन कीर्ति व प्रीति विश्वनाथ का है धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है। दंडी सह हृदयों की प्रियता धनार्जन दंडी का काव्य प्रयोजन है सहृदयों की प्रियता धनार्जन। आनंदवर्धन का काव्य प्रयोजन है रस की निष्पत्ति चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। कुंतक का है लोक व्यवहार का ज्ञान लोकोत्तर आनंद लाभ। ये कुंतक का काव्य प्रयोजन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 122 निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है। इनमें से प्रेरणा काव्य हेतु नहीं है। विकल्प सी सही है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रेरणा काव्य हेतु नहीं है। अगला फैक्ट काव्य हेतु का अर्थ है काव्य के उत्पत्ति या का कारण। काव्य के उत्पत्ति का कारण बाबू गुलाब राय के शब्दों में हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। ये बाबू गुलाब राय का शब्द है। हेतु का अभिप्राय उन सब साधनों से हैं जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। अगला फैक्ट है काव्य हेतु के मुख्यतः 3 भेद होते हैं प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास। ये 3 भेद होते हैं। इसमें से प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है जिसे कवित्व का बीज माना जाता है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं।
राजशेखर ने काव्य मीमांसा के अंतर्गत 4 हेतुओं की चर्चा की है। किसने? राजशेखर ने काव्य मीमांसा के अंतर्गत काव्य के 4 हेतुओं की चर्चा की है, जो कि इस प्रकार है: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, समाधि। ये 4 प्रकार काव्य मीमांसा के अंतर्गत काव्य के 4 हेतुओं की चर्चा किसने की? राजशेखर ने। चलिए अगला फैक्ट, राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए, जो कि इस प्रकार है: कार्य इतरी प्रतिभा और भाव इतरी प्रतिभा। ये 2 भेद प्रतिभा के राजशेखर ने किए। चलिए अगला प्रश्न, आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है? इसमें आचार्य जयदेव ने मम्मट के काव्य लक्षण को चुनौती दी है। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य जयदेव ने अंग करोति यह काव्यम कहकर आचार्य मम्मट के काव्य लक्षणों को चुनौती दी है। आचार्य मम्मट द्वारा दी गई काव्य परिभाषा इस प्रकार है: मम्मट की तद्दोषो शब्दार्थो सगुणान अलंकृति पुनः कोऽपि। ऐसा शब्दार्थ जो दोष रहित एवं गुण युक्त हो, कभी कभी अनअलंकृत होने पर भी काव्य कहलाता है। इस परिभाषा में मम्मट ने शब्दार्थों के 3 विशेषण दिए, जिसमें अद्वसो सगुणों अनअलंकृति पुनः कोऽपि, जिस पर परवर्ती आचार्य यानी कि बाद के आचार्य जयदेव विश्वनाथ जगन्नाथ ने आपत्ति की है। अगला फैक्ट, मम्मट ने कहीं कहीं अलंकार विहीन काव्य को भी काव्य की संज्ञा दी है। इस पर सबसे पहले प्रहार जयदेव ने किया और कहा है, ऐसा कहना उतना ही हास्यास्पद है जितना अग्नि को उष्णता से विहीन कहना है। आचार्य भामा ने शब्दार्थों सहितो काव्यम कहकर कविता की परिभाषा दी है। शब्दार्थों सहितो काव्यम कहकर कविता की परिभाषा दी है। जयदेव का समय है 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। किसका समय? जयदेव का। अगला फैक्ट है, जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की है। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से प्रख्यात हैं। अगला फैक्ट, अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। इनका समय 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। अप्पय दीक्षित ने वृत्ति, वार्तिक, चित्र मीमांसा तथा कुवलयानंद नामक ग्रंथों की रचना की। किसने? अप्पय दीक्षित ने वृत्ति, वार्तिक, चित्र मीमांसा, कुवलयानंद नामक ग्रंथ की रचना की है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 124, जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति है, विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए, वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति से अभिप्राय, शब्द अपना एक निर्धारित अर्थ नहीं रखते। शब्दों का अलग अलग संदर्भों में जब प्रयोग किया जाता है तो उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इस अलग अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। इसके 3 भेद होते हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये शब्द शक्ति के 3 भेद: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। चलिए अगला प्रश्न है 125, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। ये कथन किसका है? ये कथन है रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प सी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। ये रामधारी सिंह दिनकर का। अगला फैक्ट, काव्य की आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वो एक श्रेयमयी रचनात्मक ज्ञानधारा। ये है जयशंकर प्रसाद का कथन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 126 प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया था। कलावाद को बढ़ावा देता है। यह अभिव्यंजनावाद यह कलावाद को बढ़ावा देता है। अभिव्यंजनावाद का विरोध किया, यह कलावाद को बढ़ावा दिया। विकल्प ई सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध
किया, ये कलावाद को बढ़ावा देता है। अभिव्यंजनावाद के जनक पश्चात काव्यशास्त्री क्रोचे हैं। क्रोचे अभिव्यंजना को आत्मिक क्रिया मानते हैं। क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद में कला निर्माण के निम्न चरण माने हैं: संस्कार, अभिव्यंजना, सौंदर्य मूलक आनंद, सौंदर्य का ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि में रूपांतरण। चलिए अगला प्रश्न, काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? काव्य हेतु प्रतिभा के लिए मम्मट ने शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए आचार्य मम्मट ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया। काव्य हेतु तीन माने गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग वामन ने किया। किसने किया? वामन ने किया। काव्य हेतु किसी कवि की वो शक्ति है जिसमें काव्य रचना में समर्थ होता है। इसके अंतर्गत काव्य सृजन की विविध प्रक्रियाओं का विवेचन होता है। काव्य हेतु में हेतु का अर्थ है कारण होता है। आचार्य भामा ने प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है तथा दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा को काव्य हेतु माना है, जबकि रुद्रट के अनुसार काव्य तीन हेतु माने: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। इन्होंने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, सहजा, उत्पदा आदि, ये दो भेद किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? गुण का संबंध रीति सिद्धांत से है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन। इसका उत्तर विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुण का संबंध रीति सिद्धांत से है। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य वामन है। अगला फैक्ट, वामन ने रीत को काव्य की आत्मा माना है। वामन ने कहा है रीतिरात्मा काव्य से। इन्होंने गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद करते हुए तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। आचार्य वामन ने वैदर्भी, गौंडी, पांचाली इन तीन रीतियों की कल्पना की है। आचार्य वामन ने 10 प्रकार के गुणों, जिसमें शब्द तथा अर्थ को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। रस सिद्धांत के स्थापना आचार्य भरत मुनि ने की है। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक भामा है। चलिए अगला प्रश्न, उषा सुनैले तीर बरसाती, जयलक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्र भी, जल में अंतर्निहित हुई। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें शब्द शक्ति है लक्षणा। विकल्प सी सही है। लक्षणा शब्द शक्ति है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति है प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति तीन भेद होते हैं: अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा, अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ हो उसे लक्षणा कहते हैं। लक्षणा के लिए 3 शर्तें हैं: मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध तथा रूढ़ या प्रयोजन। अगला फैक्ट, अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है तथा व्यंजना से न मुख्यार्थ का बोध होता है न लक्ष्यार्थ का, बल्कि व्यंजना का बोध होता है, व्यंग्यार्थ का बोध होता है। अगला प्रश्न 130, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार है। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार नगेन है। विकल्प बी सही है। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार नगेन है। भरत मुनि का कथन है विभावा अनुभाव, व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति। ये भरत मुनि का सूत्र है। रसवादी आचार्यों में भरत मुनि, अभिनवगुप्त, मम्मट, पंडित जगन्नाथ, विश्वनाथ क्षेमेंद्र, भोजराज, रामचंद्र शुक्ल आदि हैं। दोस्तों आज हम 30 प्रश्नों को हल किया। आज के लिए इतना काफ़ी है। दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम नेक्स्ट सेशन को एक अलग एनर्जी के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। चलिए यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।